हेलो बच्चे लोग, एक बार स्वागत है फिर से मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाली प्लेलिस्ट में। बेसिकली इस वीडियो में भी हम वही पिछले 2 क्लासेस जो कंटेंट स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पिछले साल 10th क्लास के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो अच्छे से तैयारी करना है, 100 में से 100 लेके आना है। और थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडेंस की अगर ज़रूरत हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली भेज सकते हो, उसको सॉल्व करवा के उसका सॉल्यूशन वीडियो बना के हो, या फिर एट ए टाइम पेपर पे लिख के सॉल्यूशन चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ाते हैं, आज की वीडियो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो क्वेश्चन पेपर जो है पिछला जो टॉपिक था हमारा वो था समांतर से निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड टॉपिक था, उसका एक क्वेश्चन रह गया था, तो उसको इस वीडियो में पहले पूरा कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई देगा। यदि 0,4 पहले पढ़ ही देता हूँ। यदि 0,4, 0,0 और 3 0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हों तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी एक त्रिभुज है, कुछ इस तरह से बना लेता हूँ त्रिभुज में, और उसके बाद ये है इसका 0,4, ये है इसका 0,0 और ये है इसका, थोड़ा कम रखते हैं, यह है इसका 0,3। त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए हुए हैं और इस त्रिभुज की परिमिति हमसे पूछा जा रहा है। तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1 मिनट में बताया जा सकता है इसका आंसर। मुझे तो डायरेक्ट पता भी चल गया क्या आंसर है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बिंदु 0,0 है, जाहिर सी बात है ये मूल बिंदु होगा, और जब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये 1 इकाई, 2 इकाई और ये तीसरा इकाई, 3 यूनिट यहाँ पे आगे बढ़ रहा है हम एक्स अक्ष पे। यहाँ से जब ऊपर जा रहे हैं तो हमारा जाहिर सी बात है कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और ये 4 इकाई आगे जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि ये एक्स अक्ष के दाएं या बाएं तरफ गया रहता तो ये 0 नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ ऊपर गया है, दाएं बाएं नहीं गया है, यानी वाई अक्ष पे हमेशा एक्स का जो निर्देशांक होता है तो 0 ही होता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी मिलेगी वो आपको 3 इकाई मिलेगी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी मिलेगी वो 4 इकाई मिलेगी। और ये चूंकि वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष का वो कर रहा है ना, प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो इस वजह से ये वाला जो हो गया 90 डिग्री का हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 4 और 3 का जो कर्ण आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिक 5 होना चाहिए 3 और 4 के हिसाब से। तो उस हिसाब से इस त्रिभुज की जो परिमिति हुई वो 3 इकाई, फिर ये यहाँ से यहाँ 3 इकाई, 3 5 8 इकाई और 8 और 4 12 इकाई। तो 12 यूनिट इसका आंसर होना चाहिए। यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में सिर्फ 12 दिया गया तो हम बिल्कुल 12 पे ही रहेंगे। तो 12 पे बच्चे ने टिक भी लगा रखा है, आप देख ही रहो। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाई चांस यहाँ पे ये जो 0,4 और 0,0 या 0,3 दिया हो, ये ना दिया रहता तो हम क्या करते? तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसकी परिमिति निकालने के लिए सीधे सीधे इन दोनों, पहला तो ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब कोई त्रिभुज सीधे सीधे x1 y1 और x2 y2, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा जाए तो कैसे निकलता है? तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल ये होता है, √y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो y2 माइनस y1 अगर करेंगे तो 4 में से 3 गया तो आया 1, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा। वाह क्या बात है। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, बस श्योर हो जाऊं। हाँ देखो, गलत यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया। यहाँ पे 0,4 है तो यहाँ पे 0,3 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 0 लिखना चाहिए था। थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ, बाकी सब ठीक है। कहाँ गया भाई? हाँ 3 0 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब देखो, y2 में से y1 घटाएंगे तो 4 में से 0 गया तो आएगा हमारा 4, 4 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1। तो अब y2 इसको माना है तो x2 इसको मानना पड़ेगा। तो 0 में से 3 घटाएंगे तो 0 में से 3 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, और ये रूट में है। तो 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 25, रूट में बराबर आएगा 5। क्योंकि बीच की दूरी है तो +-5 आना चाहिए था। रूट 25 का मतलब +-5 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हमने क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती।
तो ये मिल गया हमें, इन दोनों के बीच की दूरी 5 यूनिट मिल चुका है। अब इन दोनों के बीच की दूरी भी हमें पता ही करना पड़ेगा ना, तो वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर 0, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 में से 0 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, और चूंकि ये सब रूट में ही है तो 9 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो फिर 3 हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 4 आ ही जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी त्रिभुज की परिमिति होगी वो 12 इकाई हो जाएगी, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा हुआ है कि पी वाई बराबर ये दिया हुआ है y + 1 y³ + 2 और y⁴ + 6, ये है py बराबर, और ये gy बराबर कुछ दिया हुआ है, जो दिया है y² - 3y + 1। तो हमसे पूछा जा रहा है py बटे gy का घात क्या होगा, py बटे gy का घात क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को मतलब सबसे आसान तरीका, तो चलो सबसे आसान वाला तरीका बता देता हूँ। हमें py बटा gy का घात चाहिए ना, तो सिंपली आप क्या करो कि हम समीकरण का घात, जैसे ये वाला समीकरण आपको दिख रहा है, इस समीकरण की घात क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर हमें मिलता है घात के रूप में, वही समीकरण की घात होता है। तो इस समीकरण की घात जो है वो 2 है, ठीक है। अब इस वाले समीकरण की घात कितनी है देखो, तो आप देखोगे तो ये तो अलग अलग गुणनखंड के रूप में है, अलग अलग खंड में टूटा हुआ है। तो इनको सबको एक साथ करेंगे तो गुना करना पड़ेगा, और फिर कितना लंबा आएगा हम इसको कैलकुलेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको y का घात 2 के रूप में लिखते हैं, और इसमें देखते हैं कि y का मैक्सिमम घात कितना हो सकता है। तो y की घात 4, और इसका इसमें गुना जब होगा तो ये हो जाएगा y का घात 4 और 3 हो गया y का घात 7, और फिर इसका जब इसमें गुना करेंगे, एक बार फिर से देख लें भाई, क्वेश्चन गलत नहीं लिख दिया ना मैंने, तो क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। फिर इसका इसमें जब गुना होगा तो ये मिलेगा हमें y का घात 8। तो यहाँ पे जो समीकरण का अधिकतम घात आया है वो y की घात 8 है, और नीचे में जो समीकरण का अधिकतम घात आया है वो y का घात 2 है। इसको हम भाग दे दें अगर, तो हमें मिलेगा y का घात 8 - 2 बराबर हो जाएगा y का घात 6। इसका मतलब कि जब हम इसमें पूरा गुना करके जब इससे भाग देंगे ना, तो जो भागफल आएगा हमारा, चाहे वो जितना भी लंबा हो, दशमलव हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, ठीक है, लेकिन समीकरण की जो घात आएगी वो 6 ही आएगी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। अब 6 देख लो, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करने से आपका समय बच सकता है, बाकी आप गुना करके करोगे तो फिर समय तो नहीं बचेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब ये देखो, द्विघात समीकरण इस रूप में आपको मिलेगा, अगर कोई समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में मिल गया, इसका मतलब वो एक द्विघात समीकरण है, अदरवाइज वो एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, देखें क्या है। अच्छा एक और चीज, हाँ हाँ थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसी रूप में दिखाया जाता है द्विघात समीकरण को, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला ऑप्शन देख लो, लिखा हुआ है x + 1 और x - 1 बराबर x² - 4x³। अब इस वाले समीकरण में देखो, क्या ये द्विघात समीकरण है। अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ना होता, बराबर में 0 ही होता, तो क्या हम इसको द्विघात समीकरण बोलते, क्योंकि हमें मालूम है कि x + 1 और x - 1 जो होता है वो x² - 1 आ जाएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण माना जाएगा? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। इसमें b का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है, हो गया द्विघात समीकरण। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन बराबर में क्या दिया हो उसको भी देखो। तो ये है x² - 4x³। अब क्या ये द्विघात समीकरण है, तो x² में से x² तो कैंसिल ही हो गया। अब ये 4x³ जो है 4x³, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4x³ - 1 = 0। द्विघात समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन
बाइनोमियल तो तभी होगा ना जब घात उसकी 2 होगी, तो यहाँ पे घात तो 3 हो गया ना, तो द्विघात समीकरण तो ये रह नहीं गया, ये तो त्रिघात समीकरण हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी दोनों तीनों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या है हमारा बाकी है हमारा ऑप्शन। अगला ऑप्शन है x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है 3x प्लस 4 के। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? अगर सिर्फ ये होता तब तो हो जाता, लेकिन बाकी देखते हैं कि नहीं है। ये आ रहा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x बराबर 3x प्लस 4। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, 8x में से 3x गया तो प्लस में 5x, 16 में से 4 गया तो प्लस में 12 बराबर 0। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर, जहाँ ए की जगह 1 है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया। इसका मतलब यही हमारा द्विघात समीकरण है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब बाकी के दोनों जो ऑप्शन बच रहे हैं, क्योंकि राइट आंसर मिल चुका है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, आप जरूर खुद से चेक कर लेना कि कैसा है। बाकी ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आपको ढूंढने आता होगा चैनल, मतलब यूट्यूब से टेलीग्राम पे कैसे जाते हैं आपको आता होगा मेरे ख्याल से, तो नहीं आता होगा तो थोड़ा सा पता कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 13। और बोला यदि द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल कितना है, -4 हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो ये देखो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है आपको पता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वेश्चन स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि बराबर में 0 की जगह 10 दे दिया गया है। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस इसको 10 को हम इधर कर देंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये बनता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p, और ये 10 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -10 इसको रखते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब बराबर में 0। तो अब जब इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना करते हैं तो ax स्क्वायर में a की जगह तो 1 मिलता है, प्लस बी एक्स में b की जगह पे -5 मिलता है, और प्लस c की जगह पे हमें इतना मिलता है, ठीक है। अब ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इस द्विघात समीकरण में मूलों का जो योग होता है, मूलों का योग वो होता है हमारा -b/a, और मूलों का जो गुणन होता है ना वो होता है हमारा c/a, ठीक है। तो हम जानते हैं b की जगह पे -5 दिया हुआ है और c की जगह पे p -10 दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणन कितना है, -4 है। तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणन -4 है। मूलों का जो गुणन होता है वो होता है c/a। c की जगह पे दिया है p -10, तो p -10 बटा में a चाहिए हमें, a की जगह पे दिया हुआ है 1, तो 1 रखते हैं, बराबर आ गया -4। तो p -10 बराबर -4 है, तो 10 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, हमें मिलेगा p बराबर 10 - 4, जो कि आ गया 6। इसका मतलब p का मान होगा हमारा 6, और क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, x -2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड है, तो p का मान होगा। अब ये जो है ना x -2 वो इसका एक गुणनखंड है, तो x का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर आपको किसी समीकरण का एक गुणनखंड मिल जाए और उसमें से किसी का मान निकालने के लिए बोले ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो गुणनखंड दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये 0 के बराबर है, x -2 मान लिया कुछ देर के लिए कि 0 के बराबर है, और ये इसका एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड 0 है, इसका एक गुणनखंड 0 आ रहा है, तो मतलब ये पूरा का पूरा भी तो 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ये पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, और चूंकि ये अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, या फिर यही अगर इसकी को हम 0 मान लेते हैं तो इसका एक, अब चूंकि गुना होने के बाद और ये इसका एक गुणनखंड है, तो मे भी ये भी 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 है और ये भी 0, ये हमने 0 माना, तो ये 0 अगर है, इसका एक दूसरा गुणनखंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 0 है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 गुने 0 बराबर 0 आता है, ठीक है। तो 0 का 0 में गुना करते 0 आता है, 0 का हम 4 में गुना करते हैं तो भी हमारा 0 आता है। तो ये जो गुणा हो रखा है वो तो 0 है, मान लिया 0 है,
ठीक है। तो हो सकता है ना कि ये वाला दोनों में से बाकी दो जो गुना हो रहा है जिनका, उनमें से कोई एक तो जीरो हो सकता है और हमारे पास एक ही है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जीरो है। तो अगर ये वाला जीरो है तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब x बराबर अगर 2 आया है और ये इसका एक गुणनखंड है, तो x का जगह पे हम 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे। मेरे ख्याल से इसको, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने क्रिएट कर दिया है, फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। बोला गया है कि ये वाला जो है x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, और ये जब इसका एक गुणनखंड है तो हमसे p का वैल्यू पूछा है। तो जब आपको इस तरह से दिखे तो सिंपली कि ये एक संख्या एक इस तरह से दे दिया जाए, बोला गया कि इसका गुणनखंड है तो p का वैल्यू बताओ, आप सिंपली x माइनस 2 बराबर 0 लेके x बराबर 2 पे पहुंचो और x बराबर 2 इसमें रखो और उसको 0 के बराबर कर दो। तो p एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 रखो और x की जगह पे 2 रखो, तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर माना जाता है और उस केस में आपका p का वैल्यू मिलेगा। तो p गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0, तो 4p माइनस 2 माइनस 6 हो गया माइनस 8 बराबर 0। तो 4p इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में जाएगा 8, p बराबर हमें मिलेगा 8/4, कटेगा तो हो जाएगा 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देख लें वीडियो कितनी लंबी हो गई है। तो अच्छी खासी वीडियो लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अपना ख्याल रखना। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट करके बताना, और चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है वो भी जरूर बता देना। चैलेंज क्या है वो आपको पहले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यही 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ इनाम पाओ वाला चैलेंज है, और सब बच्चों के लिए नहीं है। आपको लगता है आपका नहीं आएगा तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, देख लो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।